शहर की भीड़भाड़ से दूर, जहां प्रकृति अपने सबसे शांत और अछूते रूप में थी, वहां एक छोटी सी बस्ती थी जिसे शांत सरोवर के नाम से जाना जाता था। ये नाम इसे एक विशाल, गहरे नीले रंग की झील के कारण मिला था, जो बस्ती के एक छोर पर फैली हुई थी। झील इतनी शांत थी कि उसकी सतह पर आकाश और आसपास के घने जंगल का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा, अनकहा रहस्य छिपा था, जिसकी आहटें कभी-कभी हवा में तैरती हुई महसूस होती थीं। अमन, एक युवा प्रकृतिवादी और फोटोग्राफर, अपनी पुरानी जीप में बैठा इस शांत सरोवर की ओर बढ़ रहा था। उसे अपनी अगली वन्य जीव डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रेरणा की तलाश थी। उसने सुना था कि यह झील अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन गांव में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी उदासी और खामोशी महसूस हुई। बच्चे कम दिख रहे थे और जो लोग बाहर थे, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और सतर्कता थी। उसकी जीप बस्ती के बाहरी छोर पर झील के किनारे बने एक छोटे से लकड़ी के कॉटेज के पास रुकी। कॉटेज पुराना था, लेकिन अच्छी तरह से रखा गया था। उसके चारों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं झील के पानी को छू रही थीं। कॉमन में घुसते ही हवा में ताजी लकड़ी और झील के पानी की गंध महसूस हुई। खिड़की से झील का शांत नजारा दिखाई दे रहा था, जो सूरज की ढलती हुई किरणों में और भी रहस्यमयी लग रहा था। अमन ने अपना सामान उतारा और कॉटेज को व्यवस्थित करने में लग गया। शाम होते होते कॉटेज थोड़ा रहने लायक हो गया था। उसने एक कप चाय बनाई और बरामदे में बैठ गया। झील से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पानी की हल्की लहरों की आवाज और दूर कहीं किसी पक्षी की पुकार एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थी। उसे लगा कि यह जगह उसके लिए बिल्कुल सही है। रात गहराने लगी। अमन ने खाना बनाया और खाया। फिर वह अपनी डायरी लेकर बैठ गया। वह अपने अनुभवों को लिखना चाहता था। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसे लगा कि झील से एक धीमी, अजीब सी आवाज आ रही है। यह आवाज किसी फुसफुसाहट की थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने अपनी सांसें रोकीं और आवाज को सुना। आवाज और तेज हो गई और उसे लगा कि कोई उसके नाम से बुला रहा है। अमन, अमन। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांका। झील पर अंधेरा घना था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हवा थी, जो पेड़ों को सरसरा रही थी, और वह अजीब सी आवाज थी जो उसे बुला रही थी। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उसे सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। आवाज अचानक रुक गई और झील पर सन्नाटा पसर गया। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ। उसने खिड़की बंद कर दी और खुद को चादर से ढक लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर आवाज, हर परछाई उसे डरा रही थी। उसे लगा कि झील में कोई है जो उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि उसे बस्ती के लोगों से बात करनी होगी। उसे लगा कि वे इस झील के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ ऐसा जो वे किसी को बताना नहीं चाहते। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अमन बस्ती के केंद्र की ओर निकला। कुछ बूढ़े लोग एक पेड़ के नीचे बैठे बीड़ी पी रहे थे। अमन ने हिम्मत करके उनसे बात की। नमस्ते बाबा, मैं अमन हूँ। मैं इस बस्ती में नहीं आया हूँ। एक बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें उठाईं और उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तुम झील के पास रहते हो बेटा? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ बाबा, अमन ने कहा। क्या कोई समस्या है? बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। वह झील अच्छी नहीं है बेटा, वहां एक राक्षस रहता है। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। राक्षस? उसने पूछा। कैसा राक्षस? एक और बूढ़े आदमी ने कहा। वह जल राक्षस है बेटा।
वो उन लोगों को नहीं छोड़ता जो झील में जाते हैं। वह उन्हें डराता है, उन्हें सताता है और अंत में उन्हें मार डालता है। लेकिन क्यों? अमन ने पूछा। वह ऐसा क्यों करता है? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत साल पहले इस बस्ती में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और उसे झील से बहुत प्यार था। एक दिन वह झील में खेलने गई, लेकिन कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि वह डूब गई, कुछ कहते हैं कि उसे किसी जानवर ने मार डाला और कुछ कहते हैं कि उसे जल राक्षस ने खा लिया। अमन ने पूछा, और वह राक्षस अभी भी वहां है? हाँ बेटा, बूढ़े आदमी ने कहा। वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। वह उन लोगों को नहीं छोड़ता जो झील में जाते हैं। वह उन्हें डराता है, उन्हें सताता है और अंत में उन्हें मार डालता है। अमन को लगा कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सच है। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रहस्य में उलझ गया है जिससे निकलना मुश्किल है। क्या कोई तरीका है उस राक्षस को शांत करने का? अमन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता बेटा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। अमन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस अपने कॉटेज की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में कई सवाल थे। क्या वह सच में उस जल राक्षस से मिला था? क्या वह आवाज उसी राक्षस की थी? और क्या वह कभी इस बस्ती से जिंदा वापस आ पाएगा? कॉटेज पहुंचते ही उसने अपनी डायरी निकाली और जो कुछ भी उसने सुना था उसे लिखना शुरू किया। उसे लगा कि उसे इस जल राक्षस के बारे में और जानना होगा। लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात गहराने लगी थी और झील से आती आवाजें और भी तेज हो गई थीं। अमन ने खिड़की बंद कर दी थी, लेकिन उसे लगा कि आवाजें उसके कानों में गूंज रही हैं। अमन, अमन। इस बार आवाज में एक अजीब सी खुरदुरापन था, जैसे कोई पानी में कुछ रगड़ रहा हो। उसे लगा कि राक्षस उसके और करीब आ रहा है। अचानक कॉटेज के दरवाजे पर एक जोरदार खटखटाहट हुई। अमन चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खटखटाहट और तेज हो गई, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अमन डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि राक्षस दरवाजे पर है। उसने दरवाजे को ध्यान से देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन खटखटाहट अभी भी जारी थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ। अचानक खटखटाहट रुक गई और कॉटेज में सन्नाटा पसर गया। अमन ने अपनी सांसें रोकीं और अपने दिल की धड़कन को सुना। उसे लगा कि राक्षस चला गया है, लेकिन तभी कॉटेज के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई मछली और काई की। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि राक्षस कॉटेज के अंदर आ गया है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर घुमाई। कॉटेज में कोई नहीं था, लेकिन हवा में वह बदबू अभी भी मौजूद थी। उसे लगा कि राक्षस उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। अचानक उसकी नजर रसोई घर की ओर गई। रसोई घर में रखी चीजें धीरे धीरे हिलने लगीं। बर्तन, गिलास और प्लेटें। फिर एक एक करके वे जमीन पर गिरने लगे, जिससे जोरदार आवाजें आने लगीं। अमन डर के मारे चिल्ला उठा। वह पीछे हटता गया, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। उसे लगा कि राक्षस उसे मारना चाहता है। रसोई घर में चीजें अभी भी गिर रही थीं और आवाजें और तेज हो गई थीं। अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि रसोई घर में सब कुछ शांत था। कोई चीज जमीन पर नहीं गिरी थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक अजीब सा निशान बना था। यह निशान उसी प्रतीक जैसा था जो बूढ़े आदमी ने बताया था, एक उलझा हुआ चक्र।
जिसके बीच में एक आंख बनी थी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह राक्षस उसे संकेत दे रहा है। उसे लगा कि राक्षस उसे कुछ बताना चाहता है। उसने फैसला किया कि उसे झील के बीच में छिपी हुई उस प्राचीन गुफा को खोजना होगा, जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। उसे लगा कि वहीं इस राक्षस का रहस्य छिपा है। अगले दिन सुबह अमन ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग रखा, जिसमें पानी की बोतल, कुछ खाने का सामान और अपनी डायरी थी। उसने अपनी टॉर्च भी साथ रखी। उसका दिल डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। वह जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने बस्ती के बूढ़े आदमी से गुफा के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने उसे झील के बीच में एक छोटे से द्वीप की ओर इशारा किया। वह द्वीप राक्षस का घर है बेटा, बूढ़े आदमी ने कहा। वहां एक गुप्त गुफा है जहां राक्षस रहता है, लेकिन सावधान रहना, वह जगह शापित है। अमन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और एक छोटी नाव लेकर झील की ओर बढ़ गया। झील पर घुसते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर हल्की गर्मी थी। पानी इतना गहरा था कि उसकी सतह पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी-कभी पानी की हल्की लहरों की आवाज तोड़ देती थी। वह धीरे-धीरे नाव चलाता रहा। झील बहुत बड़ी थी और उसे लगा कि वह कभी द्वीप तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उसे लगा कि पानी के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें किसी फुसफुसाहट की थीं, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। उसे लगा कि राक्षस उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी नाव को छुआ है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बस पानी था जो हिल रहा था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह तेजी से नाव चलाने लगा। उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द द्वीप तक पहुंचना होगा। कुछ देर चलने के बाद उसे झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। द्वीप बहुत छोटा था और उस पर कुछ पुराने पेड़ खड़े थे। द्वीप के एक कोने में एक छोटी सी गुफा थी, जिसके अंदर अंधेरा घना था। अमन ने अपनी नाव को द्वीप के पास रोका और गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर घुसते ही हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई मछली और काई की। गुफा के बीच में एक वेदी थी, जिस पर अजीब से प्रतीक बने थे। वेदी के चारों ओर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि ये वही जगह है जहां राक्षस रहता है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और गुफा में घुमाया। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसे लगा कि राक्षस अभी भी गुफा में मौजूद है, उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। अचानक वेदी पर बने प्रतीक चमकने लगे। प्रतीक धीरे-धीरे हिलने लगे और उनसे एक अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अमन डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि वह किसी ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलना मुश्किल है। गुफा में हवा तेजी से चलने लगी और वेदी पर रखी हड्डियां हिलने लगीं। अमन को लगा कि गुफा में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे मारना चाहती है। अमन तेजी से गुफा से बाहर भागा और अपनी नाव की ओर बढ़ा। उसने नाव को चलाने की कोशिश की, लेकिन नाव टस से मस नहीं हुई। उसे लगा कि वह झील में फंस गया है। उसे लगा कि राक्षस उसे जाने नहीं देगा। अमन ने हिम्मत करके गुफा के अंदर फिर से कदम रखा। उसे पता था कि भागने का कोई फायदा नहीं। राक्षस उसे कहीं भी नहीं छोड़ेगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। उसने वेदी पर बने चमकते प्रतीकों को देखा, जिनसे अब एक धीमी गहरी गूंज सुनाई दे रही थी। तुम क्या चाहते हो? अमन ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़खड़ा गई। अचानक वेदी के ऊपर से एक काली, धुंधली आकृति उठने लगी। ये आकृति धीरे-धीरे एक विशाल, भयानक रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए कोयले हों, और उसके हाथ लंबे और पतले थे।
जिन पर नुकीले नाखून थे। उसके शरीर से एक ठंडी सड़ी हुई गंध आ रही थी और उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। ये जल राक्षस था जैसा बस्ती वालों ने बताया था, लेकिन कहीं ज्यादा डरावना। राक्षस ने एक भयानक हंसी हंसी जो गुफा की दीवारों में गूंज उठी। तुम तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गहरी और खुरदुरी थी, जैसे पानी के नीचे से आती आवाज ही हो। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, अमन ने हिम्मत करके कहा। तुम क्यों यहाँ हो? तुम क्या चाहते हो? राक्षस की लाल आंखें और तेज चमकने लगीं। मैं बदला चाहता हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। बदला उन लोगों से जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। अमन को समझ आया कि राक्षस का गुस्सा उस छोटी लड़की की मौत से जुड़ा था, जिसे वह अपनी बेटी मानता था। तुम्हारी बेटी? उसने पूछा। राक्षस ने एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज में अब गुस्सा कम और उदासी ज्यादा थी। वह वह मेरी बेटी थी। मैं उसे प्यार करता था, लेकिन उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया। उन्होंने उसे मार डाला। अमन को लगा कि राक्षस सिर्फ एक राक्षस नहीं है, बल्कि एक दुखी आत्मा है जो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती है। उसे लगा कि राक्षस को शांत करने का एकमात्र तरीका उसकी बेटी की आत्मा को शांति देना है। अगर मैं तुम्हारी बेटी की आत्मा को शांति दे दूं, तो क्या तुम शांत हो जाओगे? अमन ने पूछा। राक्षस ने कुछ देर सोचा। उसकी लाल आंखें अमन को घूर रही थीं। अगर तुम ऐसा कर सको, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, राक्षस ने कहा। लेकिन अगर तुम असफल रहे, तो तुम्हारी आत्मा भी मेरी बंदी बन जाएगी। अमन जानती थी कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? अमन ने पूछा। राक्षस ने अपना लंबा नुकीला हाथ उठाया और वेदी पर बने प्रतीकों की ओर इशारा किया। यह वेदी, ये मेरी बेटी की आत्मा का बंधन है। तुम्हें उसे आजाद करना होगा, उस मंत्र से जो किताब में है। अमन को याद आया वह किताब जो उसने अपनी डायरी में देखी थी। वह किताब जिसमें आत्माओं को बुलाने का मंत्र था। उसे लगा कि वही मंत्र राक्षस की बेटी की आत्मा को आजाद करने में मदद कर सकता है। मुझे वह किताब चाहिए, अमन ने कहा। राक्षस ने अपना सिर हिलाया। वह किताब झील के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां कोई नहीं जाता, जहां मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है। अमन जानती थी कि झील के सबसे गहरे हिस्से में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अमन ने गुफा से बाहर कदम रखा। झील का अंधेरा और भी घना हो चुका था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। राक्षस की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं और उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। उसे लगा कि राक्षस उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। उसने अपनी नाव में बैठा और झील के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। पानी बहुत गहरा था और उसे लगा कि वह कभी किताब तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उसे लगा कि पानी के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये आवाजें किसी फुसफुसाहट की थीं, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। उसे लगा कि झील में कई आत्माएं हैं जो उसे डरा रही हैं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी नाव को छुआ है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पानी था जो हिल रहा था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह तेजी से नाव चलाने लगा। उसे लगा कि उसे जल्द से जल्द किताब को खोजना होगा। कुछ देर चलने के बाद उसे झील के बीच में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी बहुत तेज थी और वह पानी के नीचे से आ रही थी। अमन ने अपनी नाव को रोशनी की ओर बढ़ाया। पानी के नीचे एक पुरानी टूटी हुई नाव थी।
नाव के बीच में एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी। पेटी के अंदर एक पुरानी किताब थी जिस पर वही उलझा हुआ चक्र और आंख का प्रतीक बना था। अमन को लगा कि यही वह किताब है जिसकी उसे तलाश थी। उसने अपनी सांसें रोकीं और पानी में कूदा। पानी बहुत ठंडा था और उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। उसने तेजी से किताब को उठाया और नाव में वापस आया। जैसे ही वह नाव में वापस आया, उसे लगा कि पानी के नीचे से एक विशाल काली आकृति निकली है। ये राक्षस था जो अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसके हाथ लंबे और पतले थे जिन पर नुकीले नाखून थे। राक्षस ने अमन की ओर हाथ बढ़ाया। अमन डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि राक्षस उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी उसे याद आया कि किताब में एक और चीज लिखी थी। ये एक मंत्र था जिसे पढ़कर आत्माओं को शांत किया जा सकता था। अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, राक्षस का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। उसकी लाल आंखें थोड़ी धीमी चमकने लगीं। उसने मंत्र का उच्चारण जारी रखा। उसकी आवाजें झील में गूंजने लगी और उसे लगा कि पानी से भी एक प्रतिध्वनि आ रही है। राक्षस का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, राक्षस से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी झील चमक उठी। रोशनी में उसे एक छोटी लड़की की आकृति दिखाई दी जो मुस्कुरा रही थी। लड़की ने राक्षस की ओर हाथ बढ़ाया और दोनों आत्माएं एक साथ आकाश में विलीन हो गईं। झील पर शांति पसर गई। हवा में वह सड़ी हुई बदबू भी गायब हो गई थी। अमन जमीन पर गिर गया। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। सुबह की पहली किरणें झील पर पड़ रही थीं। पानी शांत और नीला था और उसकी सतह पर आकाश और आसपास के घने जंगल का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और हवा में ताजी मिट्टी की गंध थी। झील अब सच में शांत सरोवर बन गई थी। अमन धीरे धीरे उठा। उसने नाव को किनारे लगाया और बस्ती की ओर बढ़ा। बस्ती के लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, तुम ठीक हो? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं ठीक हूं। राक्षस को मुक्ति मिल गई है और उसकी बेटी को भी शांति मिल गई है। बस्ती वाले चौंक गए। चला गया? एक औरत ने पूछा। कैसे? अमन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने राक्षस से बात की, कैसे उसने उसकी बेटी की आत्मा को आजाद किया और कैसे उसने राक्षस को शांत किया। बस्ती वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अमन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उसने बस्ती को एक बड़े शाप से बचाया है। अमन शांत सरोवर में ही रहा। उसने अपने चित्रों को पूरा किया और उसके चित्रों में अब झील की सुंदरता और शांति दिखाई दे रही थी। बस्ती के लोग अब झील में जाने से डरते नहीं थे। वे अब झील में तैरने जाते थे और वहां पिकनिक मनाते थे। शांत सरोवर सच में एक शांतिपूर्ण जगह बन गया था। अमन को लगा कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है। उसे लगा कि वह यहाँ रहकर बहुत खुश है। एक दिन जब अमन झील के किनारे बैठा था, तो उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी बहुत तेज थी और वह आकाश की ओर जा रही थी। रोशनी में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो मुस्कुरा रही थी। अमन को लगा कि यह राक्षस की आत्मा है जो अब स्वर्ग जा रही है। उसे लगा कि राक्षस को सच में शांति मिल गई है। अमन ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि उसका जीवन अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। उसे लगा कि वह अब सच में शांत सरोवर में रहता है।